नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चुनाव जनमत के साथ साथ आंकड़ों का भी खेल है, तभी तो राजनीतिक दल चुनावी साल के शुरू होते ही मुद्दों के कैलकुलेटर पर सीटों का गुणा गणित करने में उलझ चुके हैं। सूबे की बड़ी ओबीसी आबादी को साधने की कोशिश तो पार्टियां कर ही रही हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति वाली सीटें अगर नहीं सधी तो नैया पार नहीं लगने वाली। लिहाजा इस ओर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का जोर है। विधानसभा चुनावों में सिर्फ चंद महीनों का समय बाकी रह गया है, लेकिन इन चुनावों से पहले आरक्षण और संविधान को लेकर प्रदेश में एक नई सियासी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने अपने एसटी-एससी मोर्चा को जिम्मेदारी दी है कि प्रदेश में संविधान आरक्षण बचाओ यात्रा निकाली जाए और जो पिछले दिनों में दलितों आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हुए हैं उसको लेकर सरकार को घेरा जाए। तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी सरकार की योजनाओं को लेकर जन जन तक पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी की दलीलें जनता को ज्यादा प्रभावित करती हैं और इन चुनावों में ये वर्ग किस पार्टी को अपना समर्थन देकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाता है। आंकड़ों के जरिए मध्य प्रदेश विधानसभा का गणित समझा जाए तो 230 सीटों वाली विधानसभा में अनुसूचित जाति की 35 और जनजाति की 47 सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा 84 सीटों पर आदिवासी वोट बैंक अच्छा खासा है। लिहाजा समझना मुश्किल नहीं कि राजनीतिक दलों के लिए इन दोनों वर्गों को साधना कितना जरूरी है। तभी तो इसकी नजाकत को समझकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रदेश में लंबे समय से बीजेपी की सरकार रहने के दौरान दलित और आदिवासियों के खिलाफ जमकर अत्याचार हुए हैं। इसीलिए अब कांग्रेस की एससी विभाग पूरे प्रदेश में संविधान और आरक्षण बचाओ यात्रा पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में निकालेगी और कांग्रेस के साथ इस वर्ग को जोड़ने का प्रयास होगा। देखिए, लगातार मैं पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूं, संगठन को मजबूती में दे रहा हूं और अनुसूचित जाति समाज और जनजाति समाज के ऊपर जो भाजपा सरकार में अन्य अत्याचार बढ़े हैं, चाहे अभी ताज़ा घटना दमोह की हो, 3 अनुसूचित जाति समाज के लोगों को गोली से भून दिया गया, 32 गोली मारी गई उनको, और भिंड की घटना हो या प्रदेश में अन्य किसी भी जिले की घटना हो, अनुसूचित जाति हो जनजाति हो, लगातार सरकार में उत्पीड़न हो रहा है। और शिवराज सिंह चौहान जी लगातार मंचों से सिर्फ पूरी घोषणाएं करते हैं, झूठे वादे करते हैं और इस समाज के हित के लिए कोई काम भाजपा सरकार में नहीं होता। आरक्षण और संविधान पर गरमाई सियासत को लेकर सत्ता पक्ष बीजेपी का कहना है कि संविधान के मूल्यों की रक्षा करने का काम हमेशा बीजेपी ने किया है। पीएम मोदी की अगुवाई में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। विपक्ष संविधान बचाओ नहीं बल्कि कांग्रेस बचाओ यात्रा निकाल रहा है। सबसे ज्यादा दलित आदिवासी सांसद और विधायक बीजेपी से चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे हैं। देखिए, संविधान तो बचा हुआ है, धड़ल्ले से संविधान देश में संचालित है। संविधान दिवस भी 26 नवंबर को, जो कभी कांग्रेस के शासनकाल में नहीं मनाया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना भी शुरू किया। संविधान के प्रावधानों को अमली जामा पहनाने का काम, संविधान की भावनाओं को अमली जामा पहनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दरअसल कांग्रेस बचाओ यात्रा निकल रही है। कांग्रेस बचाने के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष लायक लोकसभा के सदस्य नहीं आ पा रहे, राज्य लगातार निपट रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस राजस्थान भी खोने वाली है, छत्तीसगढ़ भी खोने वाली है, अभी अभी पंजाब तो खो के बैठी है। इसलिए ये कुछ भी कर लें, कांग्रेस भी बचने वाली नहीं है। संविधान तो था, है और रहेगा। कांग्रेस का यकीन न बाबा भीमराव अंबेडकर पर रहा, न संविधान पर। हालांकि एमपी 2018 विधानसभा के चुनाव में दलित और आदिवासी वर्ग का समर्थन कांग्रेस को मिला था। यही वजह थी कि कांग्रेस ने 230 में से 114 सीटों पर जीत हासिल की थी और सरकार तक बनाई थी। लेकिन ज्यादा दिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही नहीं और अब बीजेपी सत्ता पर काबिज है। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस की कोशिश है कि दलित और आदिवासी वर्ग का समर्थन पार्टी को मिल पाए और प्रदेश की सत्ता में उसकी वापसी हो पाए। लेकिन पिछले परिणामों में मुंह की खा चुकी बीजेपी भी अब पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। वासु चौरे, न्यूज़ 18, भोपाल। मध्य प्रदेश की कई सीटों पर आदिवासी वोटर्स का प्रभाव रहता है। आदिवासी कई सीटों पर इफेक्ट डालते हैं। यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दल आदिवासी वोटर्स को रिझाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को आदिवासी हितैषी बताते हैं। यही वजह है कि इन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। ये तो साल चुनावी है और इस लिहाज से पार्टियां
अपनी मोहरों को तैयार करने और चाल तय करने में लगी हैं। इसी के तहत मजबूत तैयारी के लिए पहचानी जाने वाली बीजेपी भी जिम्मेदारी तय कर रही है और जमावट कुछ ऐसी है कि युवा योद्धाओं को अनुभवी योद्धाओं का मार्गदर्शन मिल सके। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने चुनावी प्लान तैयार कर लिया है। सूत्रों की माने तो पार्टी ने तय किया है कि इस बार युवाओं को जहां मैदान में बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, तो वहीं पार्टी का अनुभव वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन चुनावी रणनीति तैयार करने में लिया जाएगा। चुनाव लोकतंत्र का वो पर्व जिसमें जिसे जितनी जिम्मेदारी मिलेगी वो उतना ही खुश, क्योंकि पार्टियां जानती हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तभी तो बीजेपी भोपाल से लेकर मांडू तक मंथन करने के बाद अब काम सौंपने की स्टेज पर पहुंच चुकी है। गर्म खून वाले अर्थात युवाओं को फील्ड टास्क यानी कि भाग दौड़ का काम सौंपा जा रहा है, तो वहीं पहले के कई चुनावों में खुद को खपाकर अनुभव प्राप्त कर चुके नेताओं को रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। कुल मिलाकर पार्टी हर हाथ काम दे रही है। ये हर बार हर कार्यकर्ता की भूमिकाएं तय होती हैं। स्वाभाविक है कि युवाओं में ज्यादा ऊर्जा और जोश होता है, तो दौड़ने भागने का काम, फील्ड का काम, तमाम प्रकार के अभियानों का काम, कार्यक्रमों का काम उनको जिम्मा दिया जाता है। लेकिन अनुभव, तमाम प्रकार के जो चुनाव हैं उनकी रणनीति प्रबंधन, तमाम प्रकार की कुशलता, समाज में उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा, ऐसे कार्यकर्ताओं की श्रृंखला भी है और स्वाभाविक है वो भूमिका का निर्वहन करते हैं। बीजेपी की प्लानिंग बिल्कुल साफ है, काम रहेगा तो नेताजी नाराज न होंगे। वहीं जमीन से लेकर संगठन और रणनीति के स्तर तक पार्टी को मजबूती भी मिलती रहेगी। लेकिन विपक्षी दल का नजरिया कुछ और है। कांग्रेस इसे तैयारी तो बताती है, लेकिन ये कहकर कि बीजेपी में बुजुर्ग नेताओं को हाशिए पर रखने की तैयारी है। ये भारतीय जनता पार्टी में बुजुर्ग नेताओं का कभी सम्मान नहीं रहा है। केवल और केवल यूज एंड थ्रो राजनीति है। जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, भाजपा को जीरो से लेकर सत्ता तक पहुंचाया, उन नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। और अब ऐसे नेताओं को जिन्हें भाजपा की रीति नीति से कोई लेना देना नहीं है, केवल तात्कालिक लाभ के लिए महत्व दिया जा रहा है। यही भाजपा की असली रीति नीति, चाल, चरित्र और चेहरा है, जिसमें कभी बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है। बुजुर्गों को केवल और केवल उपयोग की वस्तु समझकर उपयोग निकलने के बाद दरकिनार किया जा रहा है। बात अगर चुनाव की करें तो बीजेपी हमेशा से ये कहती आई है कि वो तो हर पल चुनावी मोड में काम करती है। वहीं कांग्रेस भी अब अपनी तैयारी में लगी है। खबर के मुताबिक माइक्रो लेवल पर काम भी कर रही है, लेकिन असल में तो चुनावी नतीजे ही ये बताएंगे कि किसकी तैयारी में कितना दम था और किसे किसकी तैयारियों को लेकर भ्रम था। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। किसी भी पार्टी के लिए युवाओं का जोश भी बहुत ज़रूरी होता है और वरिष्ठों का अनुभव भी ज़रूरी होता है। और यही वजह है कि कोई भी पार्टी, हर कोई पार्टी हम कहेंगे कि युवाओं के जोश और वरिष्ठों के अनुभव में तालमेल बनाने की कोशिश करती है। और यही वजह है कि बीजेपी अब इस ओर ध्यान दे रही है कि युवाओं को वरिष्ठों के अनुभव का मार्गदर्शन मिल सके। इसलिए बीजेपी अब हर हाथ को काम देने की तैयारी में। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भगवान राम के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान शिवनारायण में जहां भगवान राम की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया, वहीं घाटों का नामकरण मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लव कुश और मां सीता के नाम पर करने का ऐलान भी कर दिया है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पिछले बार के विधानसभा चुनाव में भी राम के नाम पर जमकर राजनीति हुई थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर खूब निशाना साधा था। जाहिर तौर पर यहाँ पर भी अब एक साल बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर और राम के नाम पर सियासत आने वाले समय पे और दिखाई देगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही समझते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ राम के नाम पर भी वोट कितने मिलते हैं और किस तरह से बढ़ते हैं। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में ऐन चुनावों के पहले राम पर सियासत रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने राम वन गमन पथ के विकास पर पूरा फोकस किया है, उससे बीजेपी की सियासी चिंता बढ़ने लगी है।
दरअसल रायपुर के चंदखुर में कौशल्या माता मंदिर के पास भगवान राम की प्रतिमा स्थापना के बाद अब पौराणिक तीर्थ स्थल शिवरी नारायण में प्रभु श्री राम की 25 फीट की प्रतिमा का अनावरण सीएम भूपेश बघेल ने किया है। ये प्रतिमा महानदी के घाट पर लगाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनावरण के बाद प्रतिमा का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत स्थापित भगवान की ये दूसरी प्रतिमा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ का संकल्प ले रखा है। शिवरी नारायण की पवित्र भूमि श्री राम के विराजने के बाद यहाँ के घाटों का नामकरण भी श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लव, कुश और मां सीता के नाम पर करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। छत्तीसगढ़ में इनको 15 साल मौका मिला था। इन लोगों ने राम के नाम से वोट लिया जरूर, लेकिन राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायके है, पूरे दुनिया में एकमात्र मंदिर है। रमन सिंह 15 साल में एक बार झांके तक नहीं। रमेश बैस जी का गाँव है, तो हमारे अभी झारखंड के राज्यपाल है, लेकिन कभी इन्होंने सूद नहीं, केवल वोट लेने, चाहे वो राम के नाम से हो चाहे गाय के नाम से। हमारी सरकार ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ का निर्माण शुरू किया है 9 जगह इस साल। अभी पहले चरण में 9 जगह हम लोगों ने चिन्हित किया, तो चंदखुरी और उसके बाद शिवरी नारायण इसको हमने लिया और दूसरी जगह काम चल रहे हैं। तो लगातार उस दिशा में हमारा काम चल रहा है। इनको तकलीफ क्यों हो रही है? इनको मौका मिला था 15 साल। उधर बीजेपी ने फिर वही राग गाना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले राम के अस्तित्व को नकारती रही है। हालांकि सीएम बघेल ने भी बीजेपी पर कड़ा पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी ने राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया था, तो जो लोग राम सेतु के अस्तित्व को नकार रहे थे, अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या इनकी सोच है। इनको तकलीफ ये गायक नाम से वोट मांग सकते हैं, गौ माता की सेवा नहीं कर सकते। गौठान इतने बने हैं, कभी जाके एक मुट्ठे चारा दे दें, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नहीं होता। वो कमी गिनाने जरूर जाएंगे। आप कमी गिनाइए, आपको विपक्ष धर्म है, हम लोग उसको सुधारते भी जाएंगे जहाँ जहाँ सुधार किया जाता है, लेकिन गौ माता की सेवा हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा जाकर आप भी सेवा करें। चुनावी सीजन में एक बार फिर राम के नाम पर सियासत जोर पकड़ने लगी है। जाहिर है बीजेपी को यह पसंद नहीं आ रहा कि ये राम के नाम पर सियासी माइलेज किसी और को मिले, लेकिन माना जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह राम वन गमन परिपथ पर काम किया है, उसका फायदा उन्हें मिल सकता है। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से राम का नाम है। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब शिवरी नारायण गए थे तो उन्होंने घाटों के नाम की घोषणा की और इसके बाद में एक बार फिर से राम के नाम पर सियासत गर्मा गई है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांझेवार की रिपोर्ट। चुनाव जब नजदीक आते हैं तो भगवान राम सियासत के केंद्र में होते हैं। मेरे राम तेरे राम की यहाँ पर राजनीति देखने को मिलती है और राम के नाम पर वोट लेने के आरोप सियासी दल एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि राम वन गमन पथ का फायदा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उठाने की तैयारी में है, जो कि बीजेपी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब छत्तीसगढ़ में शगुन और अपशगुन पर सियासती हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के काफिले की गाड़ी से हादसा सियासी मुद्दा बन गया। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के साथ अपशगुन जुड़ा है, तो बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटे हैं। बैठकों मंथनों का सिलसिला भी जारी है और साथ ही जारी है आरोप प्रत्यारोप का दौर। नेता एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका छोड़ने के मूड में नहीं है। सियासत की गुंजाइश हर जगह तलाशी जा रही है। धमतरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के काफिले की गाड़ी पलट गई। इस हादसे में महिला की मौत हुई। इस हादसे पर भी सियासत शुरू हो गई। मंत्री अमरजीत भगत ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के साथ अपशगुन जुड़ा है। हमेशा सगुन और अपशगुन दोनों दिखता है।
आप आज पेपर में भी आज का न्यूज में हम देख रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष दौरा में निकले और उनके गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में किसी की मौत हो गई, बहुत दुखद घटना है। लेकिन एक उसमें रहता है ना कि सगुन और अपसगुन, तो इनके साथ अपसगुन जुड़ा हुआ है। मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर बीजेपी का पलटवार हुआ। बीजेपी नेता केदार कश्यप ने कहा कि अपशगुन है या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस की सरकार में अपशगुन पर अपशगुन हो रहे हैं। केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश में लगातार दुष्कर्म, हत्या, उठाईगिरी की घटनाएं हो रही हैं। अमरजीत भगत भी इस पर बोले। देखिए, अपशगुन है कि नहीं है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से अपशगुन पे अपशगुन हो रहे हैं, लोग यहाँ पर, हम एनसीबी की रिपोर्ट में हम हाईएस्ट उस पे जा रहे हैं और यहाँ पर बलात्कार, हत्या और उठाईगिरी की कहते हैं कार्रवाई लगातार हो रही है। लगातार यहाँ आदिवासियों के साथ में अत्याचार हो रहा है। इस पर अमरजीत भगत जी बोले और कहीं न कहीं से आज इनकी जो स्थिति है वो धरातल पे आ गई है और उसके कारण से अब ये लोग अपशगुन कह करके टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो कहते हैं इन लोग का चर्चा है कि हम अपशगुन बात कर रहे हैं, तो यही अपशगुन के आधार पर उनकी सरकार चली जाएगी, ये तय है। कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़े कर रही है तो बीजेपी पीछे नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के काफिले की गाड़ी से हुए हादसे के बाद शुरू हुई शगुन अपशगुन की सियासत के बाद बीजेपी और कांग्रेस की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है। क्या धर्म कौशिक को हटाए हैं वो डाइजेस्ट कर पाएंगे? क्या प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी थे विष्णु देसाई, उनको हटाए हैं, आदिवासी समाज इनको डाइजेस्ट करेगा? तो आदिवासी अध्यक्ष को भी ऐसे दिन में हटाए जिस दिन विश्व आदिवासी दिवस था। तो घर बुला करके जो बेइज्जती करने वाली बात है वो उनकी पार्टी करती है। ये लोग अपशगुन कह करके टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो कहते हैं इन लोग का चर्चा है कि हम अपशगुन बात कर रहे हैं, तो यही अपशगुन के आधार पर उनकी सरकार चली जाएगी, ये तय है। किसी भी मुद्दे को सियासी कैसे बनाना है राजनीतिक पार्टियां बखूबी जानती हैं। बीजेपी और कांग्रेस इसी में सियासत करने में जुटे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।